अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो राज्य या सरकार किसी व्यक्ति से उसकी आज़ादी, जीवन या संपत्ति तभी छीन सकती है जब वह पूरी तरह न्यायपूर्ण, कानूनी और उचित प्रक्रिया अपनाए। अब यहाँ अगर हम भारत के संबंध में बात करते हैं तो संपत्ति का जो अधिकार है वो अब फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको जो है अनुच्छेद 31 और 19 से हटा करके अनुच्छेद 300 का के तहत संपत्ति का अधिकार बना दिया गया। तो भारत के संबंध में जब हम बात करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो वो आज़ादी यानी आर्टिकल 19 और जीवन एवं स्वतंत्रता या गरिमापूर्ण जीवन आर्टिकल 21 के संबंध में इस प्रोसेस का जो है पालन किया जाता है। इस संबंध में हम देखते हैं कि सिर्फ कानून होना ही काफ़ी नहीं है, कानून का तरीका भी सही और न्यायपूर्ण होना चाहिए। इसके संबंध में ड्यू प्रोसेस के तहत हम निम्न बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि न्याय संगत कानून होना चाहिए, जिसमें हमारे यहाँ भारतीय संविधान के अंतर्गत निहित किया गया है अनुच्छेद 14 के तहत कि जो है सभी के लिए समान रूप से कानून बनाया जाएगा और समान रूप से जो है लागू किया जाएगा, यानी कि कानून का मनमाना या अत्याचारी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये चीज़ निहित है कि हर चीज़ को जो है संविधान में या कानून में जो है उपबंध नहीं किया जा सकता है। अतः जो है जब न्याय कर रहे होते न्यायाधीश, तो उनको ये देखना जरूरी है कि जो कानून है वो किस भावना के तहत बनाया गया है, संविधान में कोई उपबंध है वो किस भावना के साथ में जो है किया गया है, और उसी के आधार पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की व्यवस्था जो है व्यवहारिक तौर पर न्यायालय द्वारा विभिन्न कानूनों के तहत जो स्थापित की गई है, विभिन्न अपने निर्णयों द्वारा स्थापित की है। इसमें दूसरा पक्ष जो आता है वो होता है उचित प्रक्रिया, यानी कि आरोपी को सुना जाए, सुनवाई का अवसर मिले, वकील रखने का अधिकार हो, निष्पक्ष न्यायालय द्वारा फैसला जो हो वो निष्पक्ष न्यायालय द्वारा फैसला हो। इस संबंध में हमारे यहाँ आर्टिकल 20 और 22 में इस संबंध में व्यवस्था दी गई है, जहाँ पर आर्टिकल 20 में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो है उस समय जो स्थापित कानून है उसके तहत ही जो है कार्रवाई उसके ऊपर होगी। उसके साथ ही जो है उसको जो है एक ही अपराध के लिए 2 बार से एक से अधिक बार जो है सज़ा नहीं हो सकती एक ही अपराध के लिए, और इसके साथ ही जो है उसको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के संबंध में विवश नहीं किया जा सकता, यह आर्टिकल 20 कहता है। इसके साथ ही आर्टिकल 22 में ये व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को यदि आप गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद में जो है उसको अपने पसंदीदा वकील से जो है वकील से जो अपने पसंद का वकील करने का उसको अधिकार दिया गया है, और इसके साथ ही जो है उसको गिरफ्तारी के कारणों को जानने का भी अधिकार है। साथ ही साथ जो है उसे 24 घंटे के अंदर सक्षम न्यायालय के समक्ष जो है उपस्थित करने जाने का भी उपबंध है। हालांकि इस संबंध में निरोध की व्यवस्था भी आर्टिकल 22 में है, जिसमें ये कहा गया जो है राष्ट्रीय हित के संबंध में या सुरक्षा को देखते हुए या लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए कुछ समय के लिए जो है अपराध के ना व्यक्ति कर दे, उसके लिए निवारक निरोध की व्यवस्था जो है आर्टिकल 22 के अंतर्गत दी गई है। इसके बाद तीसरे प्लस में जो आता है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के संबंध में है, जिसमें बिना सुने जो है सज़ा नहीं दी जाए और पक्षपात नहीं किया जाए। तो ये 3 प्रक्रियाएं जो हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जो है पालन की जाती हैं। हम देखते हैं कि भारत में जो है क्या व्यवस्था थी। तो भारत में अगर शुरुआती तौर पर देखते हैं तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को अपनाया गया, यानी कानून की प्रक्रिया को अपनाया गया। लेकिन समय के साथ न्यायपालन इसकी व्याख्या करते करते ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की भावना को शामिल कर लिया, खासकर अनुच्छेद 21 के संबंध में, जहाँ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता या गरिमापूर्ण जीवन की जो है बात की गई है। भारत में ये इसका सबसे पहला जो मामला आता है वो मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का मामला था, जो पासपोर्ट आधारित पासपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनको बाहर जाने से रोक दिया जाता है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 है उसके तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया केवल कानून से बनी हुई नहीं बल्कि न्यायपूर्ण, उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए। यानी सिर्फ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ काफ़ी नहीं है, बल्कि उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की आत्मा भी होनी चाहिए। इससे पहले क्या स्थिति थी? तो इससे पहले ये स्थिति थी कि ए के गोपालम बालाम मद्रास राज्य 1950 में
कोर्ट ने कहा था कि अगर कानून बना है तो प्रक्रिया सही मानी जाएगी, भले ही वह अनुचित क्यों ना हो। इसमें हमको ये देखना होगा कि जो मेनका गांधी केस था इसका ऐतिहासिक महत्व क्या रहा। तो अनुच्छेद 14 जहाँ जो है समानता की बात की गई है, अनुच्छेद 19 जहाँ स्वतंत्रता की बात की गई, अनुच्छेद 21 जहाँ पर जो है गरिमापूर्ण जीवन, स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण जीवन की बात की गई, इन तीनों को जो है एक साथ कनेक्ट करके देखा गया कि एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे को पूरे करते हैं। और मनमानी कानूनों पर रोक जो है इसके माध्यम से लगी और भारत में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का व्यवहारिक रूप में जो है लागू हो सका। और इसका जो है हम देखते हैं कि राइट टू जो शेल्टर है यानी जो आवास है, ठीक है, रोज़गार है, राइट टू रोज़गार का जो अधिकार है वो इसके अंतर्गत आया। फिर इसके साथ में जो MC मेहता बनाम भारत संघ जो बात था उसमें जो आपका आया कि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट यानी स्वच्छ जो पर्यावरण है उसका अधिकार नागरिकों को मिला, वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आया। इसी के साथ में जो निजता का पुट्टा स्वामी के 2019 के अंतर्गत जो है जो निर्णय आया उसमें हम देखते हैं कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो भी अनुच्छेद 21 के तहत जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत ही जो है इसको माना गया और उसके अंतर्गत की प्रक्रिया के तहत ही जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है अधिकार मिल सका। इसके साथ ही जो है न्याय का अधिकार जो है जो बधुआ मजदूर बनाम बिहार राज्य जो केस था उसमें जो है इसको स्थापित किया गया। तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 21 ने जो है नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने और साथ ही जो कानून है जो है जैसे कानून में जो लिखित शब्द है उसके अनुसार न्याय न देने के स्थान पर जो है कानून की मूल भावना क्या है इस आधार पर जो है न्याय देने के लिए न्यायालय आगे बढ़ा। और इसके साथ ही जो है हम वर्तमान में जिस तरीके से देखते हैं कि पोस्को एक्ट में जो है दिल्ली हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं विवादित है, जो कानून की जो आत्मा है उससे हटकर है, जिसमें ये कहा गया है कि यदि पेनिट्रेशन नहीं होता है तो उसको जो है अपराध की श्रेणी में धारा 3 के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा, उसको पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना जाएगा। और तो ये कहीं ना कहीं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो है उल्लंघन है, ठीक है। तो यहाँ हमको यही देखना था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होती है। धन्यवाद।